नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मानस पांडे और अगर आप एक सिविल सेवक हैं या आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं और आपको अपनी आने वाली नौकरी या कर रहे नौकरी में सस्पेंड नहीं होना है, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो है नीति शास्त्र पे यानी एथिक्स इन सिविल सर्विसेज पे और मैं आपको कंप्लीट सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, खास तौर से यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार, एमपी, राजस्थान या किसी भी स्टेट की किसी भी सिविल सर्विस की आप तैयारी करेंगे। ये इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जो जीवन भर आपको सस्पेंड होने से बचाएगा। अगर आप भी इसकी तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि कुछ पढ़ने से कुछ तो दिमाग में आता है और जब दिमाग में आता है तो आदमी उस क्षेत्र में काम करता है। तो चलिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आज के इस टॉपिक में वो कौन-कौन सी अभिरुचियाँ हैं, यानी आज का टॉपिक है एप्टीट्यूड और खास तौर से एप्टीट्यूड में क्या है, एक सिविल सेवक के पास कौन-कौन सी अभिरुचियाँ यानी कौन-कौन सी स्पेशल स्किल होनी चाहिए जो उसके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसके काम को आसान करे। तो बड़े अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊँगा अभिरुचि। ये 50 वीडियो की प्लेलिस्ट है नीति शास्त्र की। आप जब कभी भी मन करे तो इनको देखें। मैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल से आपको समझाता हूँ और आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब आप इसको देखें तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे कैसी लगी वीडियो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभिरुचि क्या है? याद रखिए, अभिरुचि किसी भी चीज़ को सीखने या करने की नेचुरल क्षमता है। याद रखिएगा, अभिरुचि क्या है? किसी भी चीज़ को, किसी भी काम को करने या सीखने की जो नेचुरल क्षमता है ना, उसी को बोलते हैं अभिरुचि। अब अभिरुचि आमतौर पे 2 तरीके से होती है। एक तो जन्मजात, जैसे कोई आदमी गाने में अच्छा है तो वो बचपन से अच्छा है। कोई आदमी खेलने में अच्छा है तो वो बचपन से अच्छा है। जैसे सचिन तेंदुलकर बचपन से खेल रहे हैं। वो हमेशा खेल रहे हैं क्या? वो क्रिकेटर हैं। उसेन बोल्ट बचपन से दौड़ रहा था तो उसने अपने अंदर एक क्षमता को क्या किया? याद रखिएगा, ये अभिरुचि आमतौर पे 2 तरीके की होती है। एक तो जन्मजात, जैसे कोई सिंगर है तो बचपन से सिंगर है, और दूसरा ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से इसको बनाया जा सकता है। यानी अभिरुचियाँ 2 तरीके की हो सकती हैं। एक तो जन्मजात और दूसरा प्रैक्टिस और ट्रेनिंग दे करके किसी भी चीज़ की अभिरुचि को या किसी भी चीज़ में आपकी क्षमता को विकसित किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके अंदर बेसिक एप्टीट्यूड, ठीक, एप्टीट्यूड वही मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, अभिरुचि है। बेसिक एप्टीट्यूड का मतलब बेसिक मैथ्स आपको आनी चाहिए, बेसिक फिजिक्स आनी चाहिए। सिविल सर्विस इसी का टेस्ट लेता है सीसैट में, ये आपको पता है ना। वो क्या है? वो आपकी अभिरुचि की क्षमता को टेस्ट करता है ताकि आप में कुछ बेसिक स्किल जरूर होनी चाहिए और आपके वो रोजमर्रा की जिंदगी में काम हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपको ऐसी कौन कौन सी क्षमताएं हैं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब एक सिविल सर्विस में कोई जाता है, मान लीजिए आपने सिविल सेवा निकाल लिया, आप में बेसिक क्षमताएँ हैं, लेकिन हम उस क्षमता को हमें और परफेक्ट बनाना है, तो उसके लिए याद रखिए अभिरुचि के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ट्रेनिंग, प्रैक्टिस और एजुकेशन। याद रखिए, इसीलिए जब आईपीएस या आईएएस में किसी का चयन होता है, तो सबसे पहले उसको ट्रेनिंग में, आईपीएस का है तो उसको ट्रेनिंग में हैदराबाद भेजा जाएगा और उसको कैसे किसी क्रिमिनल केस को सॉल्व करना है, इसकी ट्रेनिंग दी जाएगी और इसकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो आपके अंदर एक अभिरुचि आ जाएगी, एक एप्टीट्यूड आ जाएगा। वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग या फिर क्रिमिनल केसेस को कैसे सॉल्व करें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, जब कोई आर्मी में सिलेक्शन होता है किसी का, तो उसको या कमांडो के बेसिस पे कोई, मान लीजिए स्पेशल एनएसजी में आपका सिलेक्शन हो गया या आप किसी फोर्स में थे, आपको एनएसजी में शॉर्टलिस्ट किया गया, तो आपका दोबारा से ट्रेनिंग होगा और उस ट्रेनिंग में आपको कमांडो की अलग से ट्रेनिंग दी जाएगी। आपके मानसिक क्षमता, आपके शारीरिक क्षमता का पूरा टेस्ट किया जाएगा। ठीक, तो याद रखिएगा। तो एप्टीट्यूड 2 तरीके के होते हैं, एक तो मेंटल और दूसरा फिजिकल, ये भी आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज क्या है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि सिविल सेवा में आवश्यक कौन-कौन से एप्टीट्यूड हैं। तो चलिए जल्दी से मैं इस पे आ जाता हूँ। एप्टीट्यूड का मतलब क्लियर हो गया, यानी किसी भी काम को करने या सीखने की जो आपकी क्षमता है, वो भी नेचुरल क्षमता, उसी को बोलते हैं एप्टीट्यूड। ये या तो जन्मजात हो सकती है या प्रैक्टिस और ट्रेनिंग करके आप इसको किसी में भी इम्प्लांट कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एकदम सिलबट्टा आदमी, नील बटा सन्नाटा, ज़ीरो आदमी में आप ये भर दें, नहीं। कुछ पहले से स्किल, जैसे कोई आदमी हल्का-फुल्का गाता है, उसको संगीत की ट्रेनिंग दे देंगे तो बहुत अच्छा गाने लगेगा। ये किया जा सकता है, ठीक? तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहली स्किल होनी चाहिए, जो एक सिविल सेवक के पास होनी चाहिए, वो क्या है? प्रॉब्लम सॉल्विंग। मैं हर चीज़ को एग्ज़ाम्पल से बताऊँगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल क्या होता है? डेली बेसिस पे एक सिविल सर्विस एजेंट के पास, यानी एक डीएम या एसपी के पास कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम आती है जिसको उसे तत्काल रूप से सॉल्व करना रहता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप एक नए शहर में पोस्टेड है और वो शहर जो है रूरल है।
यानी ग्रामीण इलाके में आपकी पोस्टिंग हो जाती है एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आप पाते हैं वहां पे सूखे की बहुत बड़ी समस्या है। तो जो सबसे पहली चीज उस सूखे की समस्या का निवारण आपको करना है। करने के लिए आपको सबसे जरूरी चीज पड़ेगी पैसे यानी फंडिंग की जरूरत होगी। अब आप अभी वहां पोस्टिंग आपकी हुई है, तुरंत तो आपको गवर्नमेंट से फंडिंग या मिल तो नहीं जाएगी कहीं से। तो तत्काल लेवल पे उस समस्या का क्विक सॉल्यूशन कैसे है? उसका क्विक सॉल्यूशन ऐसे है कि आप गांव में जाइए, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट गांव में जाता है, गांव के लोगों से बातचीत करता है और तत्काल क्या समस्या का सुलझाव है पूरे गांव लोग से बातचीत करके उनको समझाता है और कन्विंस करता है क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि यार ऐसा है, हम तब से तालाब बना देते हैं। मान लिया जो बारिश होगी, जो नेचुरल जो बारिश होगी उसके पानी को हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। यानी इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर हायर फंड्स, वो उच्च पैसे ऊपर से फंडिंग आने की वेटिंग करे बिना वो कोऑर्डिनेट करता है लोकल इंजीनियर और विलेजर से और क्या करता है ट्रेडिशनल टैंक बनवा देता है। यानी वाटर के लिए, वाटर को रोकने के लिए टैंक बनवा देता है, छोटे छोटे तालाब बनवा देता है, जहां गड्ढे हैं उनको और बढ़िया से गड्ढा कर करके वहां पानी भरवा देता है। दूसरा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को बताता है कि यार अगर आप अपने घर में भी एक गड्ढा खोद दोगे तो वहां धीरे धीरे पानी इकट्ठा होने लगेगा, उसका आगे चल करके यूज हम लोग किया जा सकता है या कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताता है कि मेरे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है। पहली स्किल कौन सी होगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब सबसे पहला समस्या समाधान क्षमता, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। आपके पास ऐसी क्विक समस्याएं आएंगी जिनका आपको तत्काल समाधान देना है बिना बहुत देर लटकाए। ये पहली क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये सब चीजें डेवलप करी जा सकती हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग है, आलोचनात्मक आलोचनात्मक क्या चिंतन है। आपको क्रिटिकल कोई प्रॉब्लम आ गया, एक एक अजीबोगरीब प्रॉब्लम आएगा, कभी भूतहा प्रॉब्लम आएगा कि इस क्षेत्र में भूत है, कभी कुछ आएगा। ये ऐसी समस्याएं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर एक आईएएस अधिकारी या फिर एक पीसीएस अधिकारी के सामने अक्सर आती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है। मान लीजिए आप एक शहर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बने, ठीक। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते ही आप पाते हैं कि एक शहर में एक पर्टिकुलर प्लेस है, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक पर्टिकुलर रीजन है या आपका कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर्टिकुलर में जरूरत से ज्यादा एक्सीडेंट, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। गांव वाले उसको, पूरे लोग उसको क्या मान, क्रिटिकल थिंकिंग है। देख लीजिए क्रिटिकल थिंकिंग क्या कहती है, लोगों ने कह दिया सर यहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, भूत है। अब आप क्या करेंगे? तो यहां पे आती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। नाउ व्हाट यू विल डू, आप तुरंत जाएंगे और आप इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द एजम्पशन, उन लोगों की बातों में ना आ जाएंगे यार वहां भूत है, उसमें आपको क्या करना है, उसमें एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को क्या करना रहता है, वो जाए वहां की हर चीज का एनालिसिस करे, ठीक है। वो डेटा को पढ़े, डेटा की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों याद रखिए। जब क्रिटिकल का मतलब होता है कि इसकी अच्छाई क्या है और इसकी बुराई क्या है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सिचुएशन को देखे और साइड से उसका कंपैरिजन करे। और मान ली एक रियल टाइम घटना है, ये ऐसी नहीं मजाक घटना है, एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने ऐसी ही समस्या आई। उसके साथ समस्या आई जब वो पोस्टिंग पे गया, तो पोस्टिंग पे उसके साथ पहली समस्या आई कि सर इस क्षेत्र के इस पर्टिकुलर जगह पर जरूरत से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहा है। अब वो क्या करे, वो तो भी डीएम है भाई, उसको जब ये संज्ञान में उसकी ये बात आई तो उसने जाकर के वहां पे खुद जाकर के चेकिंग करना शुरू किया कि खुद ऐसा क्या हो रहा है, यहाँ पे जरूरत से ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं। सारे डेटा पढ़े, सारे एक्सीडेंट के पैटर्न पढ़े और पढ़ने के बाद लास्ट में उसने क्या फाइंडिंग की कि उस जगह पे लाइट कम है, हल्का सा टर्निंग ज्यादा है, लाइट उस जगह पे कम है। अगर उस जगह पे अगले 500 मीटर तक हैवी लाइटिंग कर दी जाए, यानी अगर सिर्फ लाइट लगा दी जाए तो वहां पे कुछ अच्छा हो सकता है। तो व्हाट ही डिड, उन्होंने वहां पर लाइटिंग ज्यादा कर दिया 1 किलोमीटर आगे पीछे के रेंज में। उसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि वहां पे एक्सीडेंट मिनिमम हो गए, लोगों को दूर से ही दिखने लगा कि उस जगह पे है और लोग उस पर फोकस हो गए। 2 बोर्ड इधर लगवाया, 2 बोर्ड इधर लगवाया, यानी 4 बोर्ड और लाइट। मात्र इतने काम से ये बहुत बड़ी समस्या, जो एक भूत की समस्या बनती जा रही थी कि कौन चढ़ गया है उस पे, ये हो गया वो हो गया, वहीं पे सब लोग मरते, उस डर को, उस थिंकिंग को अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सॉल्व किया। ठीक। तीसरा, कम्युनिकेशन। सबसे जरूरी चीज है, याद रखिए कम्युनिकेशन, क्योंकि सरकार की ऐसी बहुत सारी स्कीमें होंगी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान में सबसे बड़ा जो चेंज हुआ वो क्या हुआ? लोगों का एटीट्यूड। फिर से ध्यान सुनिए, एक होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है एटीट्यूड। मैं बात कर रहा हूं कि लोगों का एटीट्यूड, यानी लोगों का
किसी चीज़ के प्रति सोचने की जो नज़रिया है ना, वो चेंज किया। जैसे पहले लोगों को लगता था खुले में जाना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जब मोदी गवर्नमेंट आई तो इन्होंने लोगों को समझाया, अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या अपने लोकल बॉडीज़ के थ्रू समझाया कि भैया बाहर जाने से किसी भी बीमारी को आप क्या कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, तो बाहर मत जाइए शौच, आप जाइए किसी कमरे में। तो ये चीज़ समझाना, इसके लिए ज़रूरी क्या है, कम्युनिकेशन। और दूसरी और एक एग्ज़ाम्पल बता दूँ, जैसे एक हेल्थ ऑफिसर है, एक सीएमओ है या फिर एक आपके रीजनल का हेल्थ ऑफिसर है, वो जाता है, अब आपको पूरे गाँव को वैक्सीन लगवानी थी, जब कोरोना की अ, वैक्सीन लगनी थी, तो पूरे गाँव वाले डर गए, हम नहीं लगवाएँगे, नहीं लगवाएँगे। और बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिन्होंने नहीं ही लगवाया और वो उनमें से काफ़ी लोग मर भी गए, आपको पता है दूसरे वाली लहर में। यानी जब एक हेल्थ ऑफिसर गाँव में जाता है तो उसको कम्युनिकेशन अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिकेट अच्छे से, कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत का तरीका उसको पता होना चाहिए कि लोगों को कन्विंस करे लोकल लैंग्वेज में। सबसे ज़रूरी चीज़ देख लीजिए कम्युनिकेशन क्या है। अब आप गाँव में जा रहे हैं, वहाँ पे देशी लैंग्वेज बात कर रहे हैं और आप हिब्रू में बात कर रहे हैं, आप इंग्लिश बात कर रहे हैं, तो कोई नहीं समझेगा। लेकिन अगर आपने उनको उनकी भाषा में थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर दी, ज़्यादा वर्ड नहीं, गिने-चुने 2-4 लाइनें आपने उनकी भाषा में भी सीख लिया, तो विश्वास करिए वो आपसे ज़्यादा आत्मीय रूप से जुड़ जाएँगे। दिस इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो एक अच्छा कम्युनिकेशन वाला जो एक अधिकारी होगा, वो ज़्यादा अच्छे से परफ़ॉर्म कर लेगा उसी जगह पर। चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? ऑर्गनाइज़ेशन। ऑर्गनाइज़ेशन का मतलब आप में संगठन क्षमता होनी चाहिए, मतलब लोगों को जोड़ने की क्षमता होनी चाहिए और क्या है? कौशल आप में ये होना चाहिए। अक्सर कई सारे प्रोजेक्ट्स पे एक सिविल सर्विस एजेंट यानी एक सिविल सर्वेंट कई सारे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। एक बेसिक सा एग्ज़ाम्पल मैं बताता हूँ। मान लीजिए एक एसडीएम है और आपको अलॉट किया जाएगा, जैसे ही यहाँ पे, जैसे मैं प्रयागराज में हूँ, तो यहाँ पे बाढ़ आती है। जब बाढ़ आती है तो एसडीएम की ड्यूटी लगती है कि बाढ़ राहत शिविर बनाएँ, उस पे लोगों को समझाएँ और उस पे सहायता, भोजन, चिकित्सा, बचाव कार्यों के लिए अलग-अलग टीमों का गठन करें। अब देखिए, भोजन देना है, अलग टीम बनेगी, चिकित्सा है, अलग टीम बनाएँगे, सहायता है, अलग टीम बचाएँगे और बचाव कार्यों के लिए अलग-अलग 3-4 टीमें आपको बनानी पड़ेगी एज़ ए सिविल सर्वेंट। तो आपके अंदर अगर क्षमता नहीं है, आपके अंदर सही क्षमता नहीं है, किस चीज़ का? संगठन बनाने का, लोगों को इकट्ठा करने का कि अलग-अलग 4 टीम बना करके उनको सही तरीके से डायरेक्ट कर पाएँ, तो आप ऐसी जगहों पर काम नहीं कर पाएँगे। दूसरी चीज़, अगली चीज़ आ जाती है क्या? एडैप्टेबिलिटी। सभी लोग समझें कि ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ऑल इंडिया सर्विसेज़ भारत की इकलौती ऐसी सर्विस है जो भारत को चला रही है। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा ना होता ना तो आज स्टेट अलग-अलग होने पे आमदा हो गए होते। ये तो शुक्र है कि उस स्टेट का जो चीफ चाहे वो पुलिस का हो, वो आईपीएस होता, ऑल इंडिया सर्विस का होता है, डीएम और आईपीएस यानी आईएएस और आईपीएस और आईएफएस। ये 3 जो है ऑल इंडिया सर्विस, आईएफएस फॉरेन वाला नहीं, आईएएस, आईपीएस और फॉरेस्ट सर्विस, ये तीनों क्या है? ऑल इंडिया सर्विस है। ऐसा इसलिए ताकि मान लीजिए मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे केरल में जाना पड़े, तो कभी केरल वालों का मन हो जाए कि हम अलग हो जाएँ, तो उत्तर प्रदेश का जो अधिकारी है वो तो यूपी का है, वो उनको एक किए रहेगा। इसलिए ऑल इंडिया सर्विस बहुत ज़रूरी है भारत में और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। तो देखिए, मान लीजिए एडैप्टेबिलिटी क्या है? मैं कहीं पे जाता हूँ एज़ अ डीएम या फिर एसडीएम या आप ही कहीं जाते हैं, तो आप जितनी जल्दी उनके क्षेत्र में, आप किसी ट्राइबल इलाके में पोस्टेड हैं, अगर आप वहाँ पे जाएँगे ही नहीं तो उन लोग से आप कटे रहेंगे। जितने भी जनजाति समूह हैं उनसे अगर आपको सही तरीके से बातचीत करनी है, संवाद करना है या उनको किसी पॉलिसी के बारे में गवर्नमेंट के बताना है, तो आपको सबसे प्रभावी तौर पे आप अपनी योजनाओं को तब लागू कर पाएँगे जब आप उनके परिस्थितियों के अनुकूल हो जाएँगे। यानी आप में एडैप्टेबिलिटी होनी चाहिए उस पर्टिकुलर रीज़न के प्रति। आपका ट्रांसफर बहुत बार हो रहा है, तो आप जहाँ-जहाँ जा रहे हैं ना, पहाड़ी क्षेत्र में जा रहे हैं, तो आपको अपनी एडैप्टेबिलिटी उस हिसाब से उन लोगों के अनुकूलन के हिसाब से करनी है। ठीक? अगला क्या आता है? नेक्स्ट जो आती है लीडरशिप, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक एक सिविल सेवक में लीडरशिप क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक होता है बॉस, आप बॉस बन के नहीं काम कर सकते, आपको लीडर बनना पड़ेगा। बॉस और लीडर में क्या काम अंतर होता है? बॉस कहता है, "यार ये काम कर दो।" ध्यान से सुनिए, बॉस सिर्फ कमांड करता है, "यार ये काम कर दो।" लेकिन लीडर क्या करता है? "चलो हम लोग ये काम करते हैं।" और लीडर पहले खुद खड़ा होता है, उसके बाद अपने लोग को कहता है कि आओ अब तुम भी करो। तो याद रखिए, लीडर वो है जो पहले खुद आगे बढ़े किसी भी क्षेत्र में, उसके बाद अपने लोगों को बोले कि आओ तुम भी काम करो, तभी तो लोग देख करके आपका अनुसरण करेंगे ना। वो आदमी जो सिर्फ कह दे कि यार ये काम करके दिखाओ, वो बॉस होता है। बॉस कभी काम नहीं कर पाता, लेकिन एक अच्छा लीडर बनना है तो आपको खुद पहले काम सीखना पड़ेगा। तो सबसे ज़रूरी ये देख लीजिए,
मान लीजिए कोई साइक्लोन आया, अभी हाल में आपने देखा होगा साइक्लोन आया, एक आईपीएस की ड्यूटी लगी, ठीक? अब जब तक वो आईपीएस ग्राउंड पे खुद नहीं उतरेगा, आपके क्षेत्र में रायट हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, आप एक केबिन में बैठ करके आईपीएस हैं, ध्यान से सुनिएगा, आपके क्षेत्र में दंगे हो रहे हैं और आप एक केबिन में बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं पुलिस के इंस्पेक्टरों को, यार जाओ उसको मार दो, दो दो कड़े आग लग दौड़ा दो, उसको मार दो। इन सब का क्या फायदा? आप एक बेहतर आईपीएस तब होंगे जब आप में लीडरशिप स्किल, और लीडरशिप स्किल कहती है पहले आप खुद ग्राउंड पे उतरिए, आप खुद उतरिए और खुद जाकर के भीड़ को मैनेज करना शुरू करिए, तो आपके जो साथ के आपके सबॉर्डिनेट्स हैं वो आपसे सीखेंगे। तो ये स्किल होनी बहुत जरूरी है। अगला आ जाइए, फिर दो और हैं, कोलैबोरेटिव और एथिकल जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेटिव क्या है? आमतौर पे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अलग अलग एनजीओ के साथ, अलग अलग हेल्थ वर्कर के साथ, भाई देखिए हैं तो आप एक जनरलाइज्ड आदमी, यानी एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हर चीज की बेसिक नॉलेज रखता है और उसको अलग अलग डिपार्टमेंट से काम है। जैसे गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का है वो आदमी, उसको एनजीओ वालों से भी मिलकर काम करना। एनजीओ क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी ये भी मैं आपको जीएस पेपर में पढ़ाऊंगा मेंस में, एनजीओ क्यों जरूरी है। एनजीओ इसलिए जरूरी है, भारत की इतनी 1,41 करोड़ जनता है, 141 करोड़ जनता है, तो उतनी जनता में आपको लग रहा है गवर्नमेंट की सारी पॉलिसी गवर्नमेंट खुद से अपना लेगी, करवा लेगी, सब जगह तक पहुंचा लेगी? नहीं, गवर्नमेंट को अपनी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए हेल्प लेनी पड़ती है, तो इस वजह से एनजीओ जरूरी है। तो एनजीओ हो गए, पुलिस हो गए, जितने भी हो गए, ये क्या काम करना है? आपको क्लीन सिटी ड्राइव आपको शुरू करनी है, शहर को साफ करना है। तो आप अकेले कर लेंगे क्या? नहीं, आपको एनजीओ की मदद लेनी पड़ेगी, पुलिस की लेनी पड़ेगी, हेल्थ वर्कर। तो आप जब तक सबके कोलैबोरेशन में, मतलब सहभागी बनकर के आप नहीं काम कर पाएंगे, यानी सहयोग की क्षमता आप में नहीं होगी कि यार आ जाओ साथ में कर लेते हैं, अलग ही ऐठे रहे, नहीं हम अकेले कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। आपके अंदर सहयोग का कौशल जरूर होना चाहिए, ठीक? और अगला और जो सबसे लास्ट है, एथिकल जजमेंट। याद रखिए, आपको ये पता होना चाहिए एथिकल जजमेंट क्या है। आप जा रहे हैं, आपको एक रोड बनवानी है, आपके पास एक लोकल ठेकेदार आता है, ये रिसेंट की घटना है, एक लोकल ठेकेदार आता है 50 करोड़ रुपए लेकर के कि ऐसा है, ये 300 करोड़ की रोड मैं बनाऊंगा, ये लो 50 करोड़ रुपए। अब आप एज ए डिस्ट्रिक्ट, और विश्वास करिए आज के समय पर बहुत सारे ऐसे हैं, 50% से ज्यादा ही लोग होंगे वो, जो ऐसा पैसा देख करके बिक जाते हैं। आम तौर पे कोई बहुत ज्यादा सैलरी नहीं रहती। अगर आपकी इच्छा है सिविल सेवा में तो ही जाइए, अगर आपको जनता की सेवा करनी है, आपको खुद की सेवा करानी है, तो सिविल सेवा में नहीं जाना चाहिए, ठीक? याद रखिएगा, सिविल सेवा में जनता की सेवा के लिए आपको जाना है। आप अपनी सेवा के लिए मेवा खाने के लिए जा रहे हैं, तो ये गड़बड़ है, ठीक? इधर देख लीजिए, एथिकल जजमेंट क्या होता है? एक डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? रोड बनवाना है, कोई भी फाइल डीएम से ही पास होगी। अब रोड बनवाने के लिए एक ठेकेदार 50 करोड़ रुपए आपको सीधे सीधे आके ब्राइब ऑफर करता है कि मैं 50 करोड़ लो, मुझे इसका ठेका दे दो। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आमतौर पर ठेकेदार जब इस तरीके से आपके पास आते हैं, तो वो कुछ ना कुछ धांधली जरूर करते हैं। रोड में ऐसी रोड बना देंगे 6 महीने में बिखर जाए, ठीक? तो यानी ऐसे समय पर, और आप विश्वास करिए आज के समय में 90% रोड ऐसे ही बन रही है जो कि 2-3 महीने में खराब हो जा रही है, यानी कुछ ना कुछ तो ये जो मैं कह रहा हूं इसमें सच्चाई होगी। तो एक डीएम अगर इस चीज पे, जब उसके सामने ऑप्शन आए कि यार 50 करोड़ एक आदमी ब्राइब दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट उसको दे दो, तो डीएम को एथिकल जजमेंट लेना पड़ता है। नहीं, ये मेरी नैतिकता के खिलाफ है। आई विल मेंटेन माय इंटीग्रिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट। मैं अपनी अखंडता, मैं अपनी सच्चाई पे कायम रहूंगा, मैं लोगों का भरोसा नहीं तोड़ूंगा। तो ये कुल 8 क्षमताएं हैं। नैतिक क्षमता, कोलैबोरेटिव क्षमता, तीसरा लीडरशिप स्किल, एडेप्टेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, कम्युनिकेशन स्किल, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, और सबसे पहला प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। आपके पास अगर इतनी स्किल हैं, ये अभिरुचियां हैं, ये अभिरुचि हैं। फिर से अभिरुचि क्या है? तो अभिरुचि किसी भी कार्य को करने या सीखने की नेचुरल क्षमता है। अब ये जन्मजात, आमतौर पर ये जन्मजात होता है। देखिए, अमूमन आमतौर पे क्या होता है? जन्मजात होता है, लेकिन आप इसको ट्रेनिंग और प्रैक्टिस से सिखा भी सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक आदमी एकदम जीरो है, किसी गला फटा हुआ है, लेकिन आप उसको संगीत की ट्रेनिंग दे रहे हो, कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर है कि जिसमें थोड़ी बहुत स्किल हो उसको दिया जाए। इसी वजह से आपके बेसिक स्किल को चेक किया जाता है कि हम उसको फिर ट्रेन करके, प्रैक्टिस करके बढ़ा पाए। थैंक यू सो मच। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगेगी। ठीक, थैंक यू।